आज पूरा भारत संविधान दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान समारोह में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए भारत के 26/11 आतंकी हमले में प्राण देने वाले नागरिकों को नमन किया और कहा कि मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा हमला किया था। आज भारत अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। इन सभी के पीछे हमारा संविधान है। इसी के साथ पीएम मोदी ने डिजिटलीकरण से संबंधित ई न्यायालय परियोजना के तहत कई नवीन पहलों को शुरू किया, जिनमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल अदालतें शामिल हैं। समारोह में देश के प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित रहे। भारत में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आत्मघाती हमले को आज 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई आतंकी हमले को याद करते हुए कहा कि आतंकवाद से मानवता को खतरा है। आज 26/11 को दुनिया अपने पीड़ितों को याद करने में भारत के साथ है। जिन लोगों ने इस हमले की योजना बनाई और निगरानी की, उन्हें न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। हम दुनिया भर में आतंकवाद के हर पीड़ित के प्रति एहसानमंद हैं। बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए इस आतंकी हमले में 18 सुरक्षा कर्मी सहित 166 लोगों की मौत हो गई थी और 9 आतंकी मारे गए थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसमें 8 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले कई महीनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से शनिवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की उस याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने डाइट में ड्राई फ्रूट्स और फलों को भी शामिल करने की गुहार लगाई थी। बता दें, सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है और वह तिहाड़ जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन की 3 सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुए हैं, जिसमें वह जेल में सुविधाओं का लाभ लेते नजर आ रहे हैं। इन वीडियो को लेकर भाजपा का कहना है कि सत्येंद्र जैन को जेल में इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही है। सेना के खिलाफ दिए गए बयान के मामले में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ जो शिकायत मिली है, उसकी जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री को सेना का सम्मान करना चाहिए। ये सेना है, सिनेमा नहीं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के सेना को लेकर दिए गए बयान से देश के राष्ट्रभक्तों को ठेस पहुंची है। बता दें कि ऋचा चड्ढा ने पीओके को लेकर सेना के बयान पर गलवान का जिक्र करते हुए ट्विटर पर विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद से उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई के बाद अब ईडी ने शनिवार को चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया कि हम सभी सिर्फ समीर महेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। जल्द ही दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस पर कोर्ट ने ईडी से कहा कि पहले आप रजिस्ट्री में चार्जशीट की कॉपी दाखिल करें। बता दें, इस मामले में शुक्रवार को सीबीआई ने भी कोर्ट में 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें सीबीआई ने कोर्ट को ये भी बताया था कि आबकारी मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी जांच चल रही है, जिससे उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य के विकास पर भी काफी ध्यान दे रही है, जिसका असर अब दिखने लगा है। देश और दुनिया के लोगों के बीच काशी का आकर्षण पहले से काफी बढ़ गया है। इसका असर यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के रूप में दिखने लगा है। पर्यटन उप निदेशक प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि साल 2002 में महज जुलाई माह में वाराणसी पहुँचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 40,03,288 है, जो जुलाई 2017 के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा है। वहीं विदेशी पर्यटकों की बात करें तो इनकी संख्या में भी कोरोना काल के बाद 174 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2002 में जुलाई में 12,578 विदेशी पर्यटक बनारस पहुंचे, जबकि 2021 में यह संख्या महज 72 थी। चीन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कठोर प्रतिबंधों के खिलाफ अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। चीन के पश्चिमी झिंगजियांग क्षेत्र में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ जनता का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी लॉकडाउन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। चीन के ग्वांगजो शहर में प्रतिबंधों के नियमों को तोड़ते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना को काबू रखने के लिए उठाए गए कदमों की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, चीन ने विशाल झिंगजियांग क्षेत्र को देश के सबसे लंबे समय तक लॉकडाउन के तहत रखा।
जिसमें करीब 40 लाख लोग शामिल हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधीनगर स्थित प्रदेश कार्यालय पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया और एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बीजेपी के शासन में गुजरात का निरंतर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही राज्य का समग्र विकास कर सकती है। बीजेपी ने हमेशा से ही सभी वर्गों के हित और विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया। बता दें कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र 5 वर्ष में 20 लाख रोजगार समेत कई बड़ी सौगात देने की बात कही है। लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को साकेत कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। अब उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इस बीच आफ्ताब का नार्को टेस्ट सोमवार को होने की बात सामने आ रही है। दरअसल साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरुल शुक्ला ने 22 नवंबर को आरोपी आफ्ताब के पुलिस रिमांड को 4 दिन और बढ़ाई थी, जो शनिवार को खत्म हो गई। बता दें 18 मई 2022 को आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या कर शरीर के 35 टुकड़े किए और एक-एक कर मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों में फेंक दिए थे। दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान के रूप में हुई है। पीड़ित एसआई अक्षय की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शाहीन बाग थाने में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आसिफ मोहम्मद खान से जब भीड़ और संबोधन को लेकर निर्वाचन आयोग से अनुमति इत्यादि के बारे में पूछा गया तो वो काफी आक्रामक हो गए और वहां मौजूद एसआई अक्षय के साथ गाली गलौज करते हुए आपराधिक रूप से हावी होने की कोशिश करने लगे, जिस पर दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें तिहाड़ जेल की सेल में बंद सत्येंद्र जैन से मिलने तत्कालीन जेल अध्यक्ष अजीत कुमार आए थे, जिन्हें सत्येंद्र जैन को सुविधाएं मुहैया कराने के आरोप में इस महीने की शुरुआत में निलंबित किया गया है। बता दें इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों तिहाड़ जेल के अंदर का एक और सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन को विशेष सुविधाएं दी जा रही थी। माओवादी विरोधी अभियान से जुड़े सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच शनिवार सुबह मुठभेड़ में जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। बीजापुर के एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह मुठभेड़ मीरतुर थाना क्षेत्र के पोमरा जंगलों में हुई। वहीं आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से संबंधित बड़ी जानकारी सामने आई है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगली बैठक 17 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। जीएसटी के आयोजित होने वाली इस 48वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेयरपर्सन की भूमिका निभाएंगी। आगामी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के कारोबार से संबंधित वस्तु और सेवा कर निर्णय लिए जाएंगे। फीफा विश्व कप 2022 की बीती रात 12 बजे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच ने रोमांचक मोड़ लिया। अल्बैट स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में ग्रुप बी की दोनों ही टीमें गोल करने में नाकाम रही, इसलिए मैच 0-0 के साथ ड्रॉ रहा। गौरतलब की बात यह है कि इंग्लिश कप्तान हैरी केन मैदान पर अपना जादू नहीं चला पाए। वहीं अमेरिकी क्रिश्चियन पुलिसिक ने मैच पर काफी प्रभाव डालने का प्रयास किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज शनिवार को 11:56 पर एक और नया कीर्तिमान गढ़ दिया है। इसरो ने SLV-C-54EOS-06 मिशन का हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया। इस मिशन में ओशन सेट 3 और 8 नैनो उपग्रह पिक्सल से आनंद, ध्रुव अंतरिक्ष से 2 थाईबोल्ट और 4 एक्स्ट्रोकास्ट के साथ भूटान का एक सैटेलाइट भी शामिल है।